मैं क्लासरूम में खड़ा था और मेरे सामने सफेद बालों वाली बेहद खूबसूरत शुयाओ खड़ी थी, जिसने काले रंग की स्कर्ट और सफेद स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। वो अचानक अपने पंजों पर खड़ी होकर मेरे बिल्कुल करीब आ गई और अपनी आंखें बंद करके मुझे चूमने की कोशिश करने लगी। मैं उसकी इस हरकत से बुरी तरह घबरा गया और झट से पीछे हटते हुए मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? वो रोते हुए अपनी डबडबाई बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। उसके आंसू गालों से छलक रहे थे और वो उदास चेहरे के साथ बोली, क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? तुमने तो साफ कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं, बात ये नहीं है, बल्कि असली समस्या तो ये है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे नहीं जानते तो फिर तुमने मुझे अभी धक्का देकर दूर क्यों नहीं किया? जब तुमने मुझे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था तब तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। ये सब अजीबोगरीब वाकया ठीक 1 घंटे पहले शुरू हुआ था, जब मैं एक व्यस्त और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आराम से चल रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसने मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मुझे जहां जाने को कहोगे मैं वहीं जाऊंगी। अगर तुम 1 कहोगे तो मैं कभी 2 नहीं कहूंगी। मैं पूरी तरह से सदमे में था और मैंने उसे अपने से थोड़ा दूर करते हुए कहा, रुको बड़ी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उसने फिर से मेरी जैकेट को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, पतिदेव, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझ पर गुस्सा करना छोड़ दो। मैं कसम खाती हूं कि अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी, ठीक है ना? मैंने झल्लाते हुए कहा, मैं सच में तुम्हारा पति नहीं हूं, इसलिए मुझे इस तरह अंधी होकर कुछ भी मत बुलाओ। मेरी बात सुनकर वो और भी जोर से रोने लगी और बोली, लेकिन पहले तो तुम हमेशा ऐसे ही बुलाया करते थे, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? उसे इस तरह बीच सड़क पर सरेआम रोता देखकर मैं घबरा गया और मैंने उससे कहा, तुम रोना बंद करो। मेरे इतना कहते ही उसके रोते हुए चेहरे पर अचानक एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो मुझे गले लगाते हुए बोली, पतिदेव, मुझे पता था कि तुम्हें मेरा दर्द देखकर बुरा लगेगा। मैं बहुत ही अजीब स्थिति में फंस गया था और मैंने उससे परेशान होकर कहा, क्या तुम मुझे ये पतिदेव बुलाना बंद कर सकती हो? उसने अपनी बड़ी आंखों से मासूमियत से पूछा, क्यों? मैंने उसे समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि क्या हम इस नाम को बदलकर कुछ और रख सकते हैं? वो अपनी उंगली होठों पर रखकर थोड़ी देर सोचने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर मालिक कैसा रहेगा? क्या मैं तुम्हें मालिक बुला सकती हूँ? ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैंने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या पागलपन है? और बात यह है कि मैं सच में तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। तभी मेरी एक चश्मे वाली दोस्त वहां आ गई और उसने मुझे खींचकर एक तरफ कर लिया और फुसफुसाते हुए बोली, इधर आओ, कल शुयाओ का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था और उसकी याददाश्त चली गई है। अब उसकी यादों में तुम उसके कई सालों पुराने बॉयफ्रेंड हो और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं ये सुनकर हैरान रह गया और मैंने कहा, कैसा बॉयफ्रेंड मेरे पास? तो उसका फोन नंबर तक नहीं है? क्या मुझे खुद ही ये बात नहीं पता होगी? मेरी दोस्त ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मुझे पता है, इस स्थिति को झूठी यादें कहा जाता है और मैंने सुना है कि शू याओ को कई सालों से तुम पर क्रश था। एक्सीडेंट के बाद उसने अपने ख्यालों को ही हकीकत मान लिया है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, यह तो बिल्कुल बकवास है। हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैंने उससे 10 वाक्य भी नहीं बोले हैं। उसने मुझे मनाते हुए कहा, तुम बस इसे शू याओ को एक मौका देने के रूप में क्यों नहीं देखते? देखो वो कितनी बेचारी लग रही है। वो अभी भी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मानती है और उसे लगता है कि तुम दोनों के बीच बस एक छोटी सी लड़ाई हुई है। मैंने परेशान होकर कहा, अगर एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? तुम इन सब में इतना क्यों पड़ रही हो? उसने ताना मारते हुए कहा, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मान रही है तो क्या तुम उसे मना करने वाले हो? मैंने तुरंत कहा, बकवास बंद करो। मैं उसका फायदा उठाकर 5 साल के लिए जेल में सिलाई मशीन नहीं चलाना चाहता हूँ। मैं वापस शुयाओ के पास गया और मैंने उससे पूछा, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? उसने तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाला और बोली, मेरे फोन में तुम्हारी तस्वीरें हैं। मैंने उसे समझाया, हम दोनों एक ही क्लब में हैं, इसलिए ग्रुप फोटो होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, तो फिर वो तस्वीर जो मैंने तुम्हारी बनाई थी? मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम आर्ट डिपार्टमेंट में हो और पिछले हफ्ते ही क्लब के लोगों ने तुम्हें मुझे एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल करने को कहा था। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो फिर हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें दक्षिण वाले गेट के बन खाना बहुत पसंद है, लेकिन तुम सिर्फ शाकाहारी बन खाते हो। तुम्हें इटालियन पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें बैंगन से एलर्जी है। अगर ये सब जानना काफी नहीं है तो तुम ही बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मुझे तुम्हारे बारे में और कितना जानना होगा। ये कहते हुए वो अचानक शर्मा गई और अपने हाथ मलते हुए नीचे देखते हुए बोली, जहां तक उस बात का सवाल है, तुम तो मुझे वो भी नहीं करने देते। ये सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मैं वहां से अपना बैग लेकर ये कहते हुए भाग निकला कि मैं जा रहा हूँ। मेरे भागने के बाद वो वहीं सड़क पर अकेले खड़ी रही और खुद से कहने लगी, इतनी तेज भाग गया, इसका मतलब वो अभी भी गुस्सा है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें किसी न किसी तरह से मना ही लूंगी। मैं भागकर स्कूल के एक ऑफिस में पहुंच गया, जहां एक टीचर अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी और उसने मुझे देखकर कहा, सियांगरान, तुम आ गए? क्या तुम्हें अभी कोई काम है? क्या तुम मेरे लिए इन फॉर्म को ठीक कर सकते हो?
मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी टीचर, मैं कर दूंगा। मैं वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने लगा। उधर बाहर शुयाओ और मेरी दोस्त स्कूल के कॉरिडोर में साथ चल रही थीं और शुयाओ मुझे फोन कर रही थीं। फोन से एक ऑटोमेटेड आवाज आई कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। मेरी दोस्त ने पूछा, उसने फोन नहीं उठाया, क्या वो किसी काम में बिजी है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता है? शुयाओ ने उदास होकर अपने फोन को देखते हुए कहा, लेकिन आज तो बुधवार है, वो आमतौर पर सोमवार और शुक्रवार को ही ट्यूशन पढ़ाता है और आज दोपहर को उसकी कोई क्लास भी नहीं है। इसका मतलब वो पक्का अभी भी मुझसे गुस्सा है। मेरी दोस्त ने पूछा, वो तुमसे गुस्सा क्यों है? शुयाओ ने अपनी गलती मानते हुए कहा, क्या ये मेरे एक्सीडेंट की वजह से नहीं है? वो पहले मेरी हर बात बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस बार मैंने सच में बहुत ज्यादा जिद कर दी थी। मेरी दोस्त ने उसे याद दिलाया, क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम उससे माफी मांगोगी? शुयाओ ने निराश होकर कहा, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। तभी मैं किताबों का एक बड़ा सा बंडल लेकर ऑफिस से बाहर निकला और शुयाओ की नजर मुझ पर पड़ गई। वो खुशी से पतिदेव चिल्लाती हुई मेरी तरफ दौड़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हड़बड़ा गया और उसे खींचकर वापस एक खाली क्लासरूम में ले गया, जहां मैंने उसे डेस्क के पास खड़ा कर दिया। उसने मुझसे विनती करते हुए कहा, क्या तुम मुझे पहले उठने दोगे? तुम बताओ कि तुम कैसे अपना गुस्सा थूकोगे। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, ठीक है ना? मैंने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम पक्का कोई गलती कर रही हो। भला मैं किस बात पर गुस्सा होऊंगा? और हम तो पिछले 2 दिनों से मिले भी नहीं हैं। वो रोने लगी और मेरी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, तो तुम मुझे इस बात का दोष दे रहे हो कि मैंने तुम्हें खुद से ढूंढने की कोशिश नहीं की और इसीलिए तुमने जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठाया? मैंने बुरी तरह से परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया और कहा, कैसा फोन? अरे मेरी माँ, मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं क्लासरूम में आराम से बैठा हुआ था कि तभी अचानक लियू शुयाओ ने आकर मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। मैं पूरी तरह से घबरा गया और हैरान होकर जोर से बोला, रुक जाओ, 1 मिनट रुको। तभी दरवाजा खुला और चश्मा पहने एक लड़की अंदर आई और बोली, तुम दोनों का काम अभी खत्म नहीं हुआ क्या? यह सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैं घबराकर सफाई देने लगा। अरे नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। पर उसने शर्माते हुए दरवाजा बंद कर दिया और कहा, माफ करना, तुम दोनों जारी रखो। इसके बाद मैं झिझकते हुए अपना बैग पीठ पर टांग कर खड़ा हुआ और लियू शुयाओ से बोला, मैं हाल फिलहाल में थोड़ा व्यस्त रहूंगा। तुम्हें अभी गाड़ी से टक्कर लगी थी, इसलिए अपना ध्यान रखना और आराम करना। समय मिलते ही मैं तुमसे संपर्क करूंगा। इतना कहकर मैं तुरंत उस खाली क्लासरूम से बाहर भाग निकला। मेरे चले जाने के बाद लियू शुयाओ के सिर पर उदासी के बादल छा गए और उसने सोचा कि वो तो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं। हमारा तो कभी झगड़ा नहीं हुआ था, तो क्या मुझसे ही कोई कमी रह गई? तभी लाइब्रेरी में उसकी चश्मे वाली दोस्त ने सलाह दी कि क्यों ना तुम कोई किताब खरीद कर पढ़ लो और थोड़ा सीख लो। लियू शुयाओ तुरंत मान गई और अलमारियों के बीच दौड़कर प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम की क्लासिक किताब उठाई और अपनी दोस्त से पूछा कि यह वाली कैसी रहेगी। उसकी दोस्त ने चश्मा ठीक करते हुए गंभीर चेहरा बनाकर कहा, क्या तुम बारिश में डार्सी के प्रपोजल वाला सीन सीखकर प्रपोज करना चाहती हो? लियू शुयाओ घबरा गई और उसने दूसरी किताब उठाकर पूछा, तो ये वाली? उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, ठीक है मेरी जान, जो किताब हमें चाहिए वो यहाँ नहीं है। वे दोनों नॉन स्टैंडर्ड सोशल बुक्स वाले शेल्फ के पास पहुंची, जहां उसकी दोस्त ने एक खास किताब निकाली और कहा, वे पुरानी लव स्टोरीज तुम्हारे और श्यांग रान के रिश्ते पर लागू नहीं होती। तुम दोनों को न तो भागकर शादी करनी है और न ही दुनिया से लड़ना है, इसलिए व्यावहारिक बातें सीखो। उसने लियू शुयाओ के हाथ में 100 बोल्ड मूव्स टू मेक अ मैन ऑब्सेस्ड विद यू नाम की किताब थमा दी। लियू शुयाओ शर्म से पूरी लाल हो गई और किताब छाती से चिपकाकर सोचने लगी कि ये नाम तो बहुत ज्यादा सीधा साधा है और मुझे ये सब आता भी नहीं है। बन्नी ईयर्स लगाकर वो सोचने लगी कि ये तो बहुत शर्मनाक है। पर उसकी दोस्त ने कहा कि मैं अपने 20 साल के सिंगल रहने के अनुभव से गारंटी देती हूँ कि ये किताब तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। अगले दिन सुबह 9 बजे फाइन आर्ट्स रूम 301 में मैं अपने गोल मटोल दोस्त के साथ पहुंचा। सामने देखा तो सफेद बालों वाली लड़की छोटी स्कर्ट और लंबे मोजे पहने खड़ी थी। मैंने उसकी पीठ देखकर सोचा कि ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी लियू शुयाओ ने पीछे मुड़कर बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। मेरा गोल मटोल दोस्त खुशी से पागल हो गया और मेरी जैकेट खींचकर चिल्लाने लगा, बाप रे, ये तो सच में स्कूल ब्यूटी है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, तुमने देखा क्या? तभी चश्मे वाली लड़की मेरे पास आई और बोली, प्रोफेसर व्यू ने कहा है कि कंप्यूटर साइंस से जो मदद करने आया है, क्या वो तुम हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। जब क्लास शुरू होने वाली थी तब मैं उसके पास से गुजरा तो लियू शुयाओ ने हल्के से मेरी जैकेट का किनारा पकड़ लिया। मैं चौंक कर रुका और हम दोनों एक साथ बैठ गए, जबकि मेरा दोस्त पीछे बैठकर हैरान होकर देखता रहा। फिर मुझे स्टेज पर जाकर स्क्रीन पर डिजाइन समझाना पड़ा। क्लास में बैठी 2 लड़कियां फुसफुसाने लगीं कि कंप्यूटर साइंस के लड़के बेरस नहीं होते और प्रेजेंटेशन के बाद मैं उनका वीचैट आईडी मांगूंगी। ये सुनकर लियू शुयाओ को बहुत जलन हुई और उसने अपनी स्कर्ट को हाथों से भींच लिया और मन ही मन गुस्से में बोली कि उनकी गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारे ठीक बगल में बैठी है। क्लास खत्म होने पर प्रोफेसर व्यू हम दोनों के पास आए और बोले, श्यांग रान, ये लियू शुयाओ हैं जो हमारे मेजर की नंबर 1 स्टूडेंट है और प्रोजेक्ट की सह प्रभारी भी है। लियू शुयाओ ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और बोली, नमस्ते श्यांग रान, मैं लियू शुयाओ हूँ। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैं घबरा कर बोला, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, और वहां से भाग गया।
हॉस्टल लौटकर मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था और मेरा दोस्त लगातार उसकी खूबसूरती की तारीफ किए जा रहा था कि वो कितनी अच्छी है। फिर उसने कहा कि रैन भाई, तुम शर्मा क्यों रहे थे? और फिर कहने लगा कि मेरी ऑनलाइन बहस हो गई है तो मुझे अपने गेम अकाउंट से एक मैच खेलने दो, जूनियर लड़की मेरा इंतजार कर रही है। मैंने फोन देते हुए कहा, मेरी सेटिंग्स मत बदलना। दूसरी तरफ लियू शुयाओ अपने हॉस्टल में गेम खेल रही थी और उसने देखा कि मेरा अकाउंट 5 प्लेयर्स वाली टीम में ऑनलाइन है। जूम करके देखने पर उसे पता चला कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ गेम खेल रहा हूँ। वो जलन और गुस्से से रोने लगी और तकिए में मुंह छिपाकर चिल्लाने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों के साथ गेम क्यों खेल रहा है। फिर उसने तुरंत मुझे फोन मिलाया। मैंने फोन उठाकर कहा, हेलो। तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम गेम खेल रहे हो? मैंने कहा, नहीं तो। फिर उसने कहा कि मैं तो बस ये पूछने के लिए फोन कर रही थी कि तुम कब फ्री हो ताकि प्रोजेक्ट की बातें कर सकें। मैंने कहा कि क्या कल दोपहर क्लास के बाद समय है? लियू शुयाओ खुशी से झूम उठी और बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, कल मिलते हैं। फोन रखकर वो बिस्तर पर गिर गई। इसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि कल प्रोजेक्ट की मीटिंग है, इसलिए आज रात ही हमें असाइनमेंट पूरा करना होगा। देर रात 3 बज गए और हम कोडिंग करते रहे। अगले दिन लियू शुयाओ रूम 306 में आई और उसने देखा कि मैं डेस्क पर सिर रखकर सो रहा हूँ। सोता हुआ देखकर उसने सोचा कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना प्यारा लग रहा है, एक फोटो खींच लेती हूँ। जैसे ही उसने फोन उठाया, मैं नींद में थोड़ा हिला तो वो घबरा गई कि क्या पहली बार में ही पकड़ी जाऊंगी। पर जब मैं नहीं उठा तो उसने राहत की सांस ली और चुपचाप बैठकर स्केचबुक पर मेरा चित्र बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने सामने उसे देखा। मैंने झिझकते हुए कहा, तुम आ गई, माफ करना, कल रात काम में देर हो गई थी, तुम मुझे जगा सकती थी। लियू शुयाओ ने शर्मा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। मैंने कागजों को देखकर कहा, एक पन्ना कम क्यों लग रहा है? लियू शुयाओ ने छूटा हुआ पन्ना मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मुझे दे दो। कक्षा में मैं शांति से बैठा हुआ था कि तभी लियू शुयाओ मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं हैरान रह गया और उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने मन ही मन सोचा, लो फिर से शुरू हो गई, क्या मेरा यहाँ फायदा उठाया जा रहा है? तभी मेरा दोस्त क्यूआई डोंग नींद से जागते हुए अपनी गर्दन मलता है और कहता है, आह मेरी गर्दन। अरे क्या लियू शुयाओ आई है? उसने हमें देखकर पूछा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, बस एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। जिस पर लियू शुयाओ ने कहा, अपने पति के साथ मीठा प्यार करना किसे पसंद नहीं होता। इसके बाद हमारी मीटिंग शुरू हुई और लियू शुयाओ ने अपनी नोटबुक से पढ़ते हुए कहा, सबसे पहले इंटरफेस का स्टाइल आर्ट टीम के सुपरवाइजर के साथ मैच होना चाहिए और दूसरा बातचीत का तरीका आसान होना चाहिए ताकि यूजर्स को ज्यादा स्टेप्स ना लेने पड़े। मैं अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए सबको समझा रहा था कि हम पहले 2 बेसिक प्लान बनाएंगे। बाईं तरफ वाला ज्यादा स्थिर है और बाद में इसमें बदलाव का खर्च भी कम आएगा, जबकि दाईं तरफ वाले का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए आर्ट टीम को ज्यादा मटेरियल देना होगा। फिर मैंने खड़े होकर कहा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लियू शुयाओ ने हैरानी से पूछा, क्या ये खत्म हो गया? तभी चीडोंग ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें डेट पर जाने की जल्दी है? मैंने उसे डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। लियू शुयाओ ने पूछा, क्या? तो मैंने कहा, मैं किसके साथ डेट पर जाऊंगा? चीडोंग ने कहा, तू लिंग के साथ ना। इसके बाद मैं बाहर कॉरिडोर में चलने लगा और चीडोंग मेरे पीछे आते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम तो सारा दिन बस कोडिंग में लगे रहते हो, भला कौन सी लड़की तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहेगी? तभी पीछे से उदास होकर लियू शुयाओ ने कहा, मैं जाना चाहूंगी। फिर वो दौड़कर हमारे पास आई और बोली, क्या तुम लोग खाना खाने जा रहे हो? क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? मैंने टालने के लिए कहा, अगली बार चलेंगे। लेकिन क्यूई डोंग बीच में बोल पड़ा कि आज रात को शांग रान हमें हॉटपॉट खिलाने वाला है, क्या तुम भी साथ आओगी? उसने खुशी से पूछा, क्या मैं सच में चल सकती हूँ? की डोंग ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। फिर हम तीनों एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में आ गए जहाँ क्यूआई डोंग ने कहा, एक हैंड बीटन बीफ और 2 ट्राइप ले आओ। हम टेबल पर बैठे थे और मैं अपने फोन में लगा था। क्यूआई डोंग मजे से खाते हुए बोला, तुम दोनों भी जल्दी खाओ। मैंने लियू शुयाओ से पूछा, क्या तुम तीखा खा सकती हो? उसने कहा, हाँ थोड़ा बहुत खा सकती हूँ। तभी क्यूआई डोंग अपना फोन देखते हुए चिल्लाया, अरे अपडेट आ गया। इस लेखक ने अभी तक मंगा लिखना नहीं छोड़ा है। वो आगे बोला, नहीं नहीं, लेखक ने कहा था कि कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अपडेट नहीं आ रहा था। वैसे भी ये रोमांस मंगा इतनी मशहूर है कि वो इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी मंगा पढ़ रहे हो? लियू शुयाओ थोड़ी घबरा गई और बोली, शायद इसका नाम लियू बाओ की डेली रोमांस है। उसने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए सोचा, बाप रे, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा कि आज मेरी पोल खुल जाएगी। की डोंग ने कहा, भले ही ये एक फैंटेसी रोमांस है, लेकिन इसे पढ़ना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। लियू शुयाओ ने मन में सोचा, कैसी फैंटेसी? मैं जो ड्रा करती हूँ वो तो बिल्कुल असल जिंदगी पर आधारित है। तभी उसने हॉटपॉट से निकालकर कुछ खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे देखकर पूछा, क्या तीखा लग गया? उसने रोते हुए कहा, हाँ थोड़ा सा। मैंने उठकर उसे पानी की बोतल दी और कहा, पहले थोड़ा पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक लड़का और लड़की अंदर आए। मैंने उन्हें देखकर कहा, अरे क्यूआई डोंग और जाओ यिंग। उस लड़के ने भी हाथ हिलाकर कहा, डोंग भाई क्या इत्तेफाक है। जाओ यिंग काफी घबराई हुई लग रही थी। रात को लड़कियों के हॉस्टल में जाओ यिंग की रूममेट ने उससे कहा, सुना है प्रेसिडेंट जाओ आज रात तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ खाना खाने गई थी। जाओ यिंग ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या मेरे वाइस प्रेसिडेंट?
वो हमारे क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम बस किसी काम के सिलसिले में मिले थे। लिu शियू ने कहा, ओह मैं मान गई। जाओ यिंग ने लिu शियू के कपड़ों को देखकर कहा, तुम कपड़े क्यों बदल रही हो? ये कपड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं। रूममेट ने कहा, अरे कपड़े खरीदे हैं तो पहनने के लिए ही ना, और वैसे भी तुम दोनों की अलमारी में ऐसी कितनी ही ड्रेसेस फ्रेंच लेस और बैकलेस टाइट फिटिंग वाले कपड़े पड़े हैं। और तो और शियू की अलमारी में वो लाइब्रेरी वाली ड्रेस भी तो है। जाओ यिंग ने जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए कहा, ये सब मत बोलो। रूममेट ने पूछा, कैसी ड्रेस? लिu शियू ने घबराकर कहा, वो बस एक साधारण सी स्कर्ट है, बस थोड़ी सी अलग है। रूममेट ने कहा, जल्दी से निकाल कर दिखाओ, मुझे भी तो देखनी है। लिu शियू ने हिचकिचाते हुए कहा, इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। फिर जब उसने वो मेड वाली ड्रेस पहनी तो रूममेट ने देखकर कहा, अगर तुम सच में ये पहनकर श्यांग रान से मिलने गई ना तो वो ठीक से बात भी नहीं कर पाएगा। लिu शियू शर्म से लाल हो गई और बोली, ठीक है, अब तुमने देख लिया ना, क्या अब हम काम की बात कर सकते हैं? जाओ यिंग ने पूछा, तुम इसे कब पहनने वाली हो? लिu शियू ने उदास होकर कहा, अभी हमारी सुलह नहीं हुई है। रूममेट ने कहा, तो ये सुलह करने का एकदम सही मौका है, तुम अभी उसके पास जाओ, सुलह होने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। जाओ यिंग ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। लिu शियू ने अपनी ड्रेस को देखते हुए कहा, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? रूममेट ने समझाया, इसमें बुरा क्या है, अगर अंत भला तो सब भला। लिu शियू अपने तकिए को गले लगाते हुए सोचने लगी, क्या ये सच में काम करेगा? अगले दिन रात को मैं क्लासरूम में बैठकर कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। मैंने लिu शियू से कहा, तुम्हारे इन डिजाइन्स में कुछ गलतियां हैं, हमारे पास समय बहुत कम है और ऐसे तो तुम्हें ये सब दोबारा बनाना पड़ेगा। उसने मायूस होकर पूछा, इसमें क्या गलती हो गई? मैंने पेपर पे लिखे डेटा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तुमने ये बनाया तो क्या तुमने चेक किया था कि तुमने जो डेटा लिखा है वो असल में मुमकिन भी है या नहीं? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने उसे रोते हुए देखकर अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया और कहा, बात ये नहीं है कि तुमने बुरा ड्रा किया है, बल्कि ये पेज इस तरह के डिजाइन के लिए सही नहीं है, इसमें कंटेंट अच्छे से नहीं दिख रहा है। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि ये भी उन कवर डिजाइन्स की तरह ही होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस इसे ठीक कर लेना। तुम पहले इस किताब को पढ़ लो और बाद में मैं तुम्हें कुछ वीडियो भी भेज दूंगा, तुम जल्दी सीख जाओगी। उसने किताब लेते हुए कहा, माफ करना, आज मैंने तुम्हारा बहुत समय बर्बाद कर दिया। और वो वहां से चली गई। मैं उसे रोकना चाहता था पर रुक गया। तभी चुईडोंग अंदर आया और बोला, अरे बाप रे, मैंने अभी लिu शियू को रोते हुए देखा, तुम दोनों अंदर क्या बात कर रहे थे? मैंने पेपर्स को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस प्रोटोटाइप बनाते समय डेटा में कुछ दिक्कत आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। मैंने अपना छाता उठाया और चुईडोंग ने परेशान होकर कहा, यार मैं तो छाता ही नहीं लाया। मैंने उसकी बात पूरी सुने बिना ही वहां से दौड़ लगा दी। लिu शियू बाहर बारिश में फंसी हुई अपना फोन चेक कर रही थी। मैं छाता लेकर उसके पास पहुंचा और कहा, चलो। उसने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझे लेने आए हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने मन ही मन खुशी से सोचा, मुझे पता था कि इसे मेरी फिक्र है। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम एक साथ चलने लगे। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गई। मैं बारिश में भीगते हुए स्कूल के कॉरिडोर में खड़ा था कि तभी मेरी नजर जमीन पर बैठी हुई शुयाओ पर पड़ी, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और दर्द से कराह रही थी। मैंने पास जाकर पूछा कि क्या सब ठीक है, तो उसने रोते हुए कहा कि उसका पैर मुड़ गया है। मैंने तुरंत अपना छाता पकड़ा और उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसका जूता उतारकर उसके पैर को देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने थोड़ा दर्द होने की बात कही। मैंने बिना किसी झिझक के उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और छाता थामते हुए हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो थोड़ा इमोशनल हो गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या अब मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कहा कि मैं भला कब गुस्सा था, बस मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। उसने प्यार से मेरी जैकेट को पकड़ते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वो आगे से खूब अच्छे से पढ़ाई करेगी। हम हॉस्टल के गेट पर पहुंचे जहाँ कुछ लड़कियां छाता लेकर खड़ी थी। मैंने उसे नीचे उतारा और वो अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा फोन बज रहा था और स्क्रीन पर शुयाओ का मैसेज आया हुआ था, जिसमें उसने अपने घायल पैर की फोटो भेजी थी और लिखा था कि अब थोड़ा दर्द कम है और काफी ठीक है। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली और उसे जवाब दिया कि चलो अच्छा है, सूजन ज्यादा नहीं दिख रही है। इसके बाद अगली रात मैं अपने दोस्तों के साथ एक कूल क्लब में क्लासमेट की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। हम सब सोफे पे बैठे थे। तभी मेरा दोस्त मुझे याद दिलाने लगा कि मैंने मीटिंग में कौन सी बात कही थी। तभी वहाँ काले कपड़ों में बेहद खूबसूरत सी लड़की हन ले आई, जो आर्ट्स डिपार्टमेंट से थी, और कंप्यूटर साइंस के हम टॉपर श्यांग रान यानी मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाल चाल पूछा और हमारी पुरानी मीटिंग की बात याद करते हुए बोली कि कंप्यूटर साइंस के लड़के बहुत कूल और हैंडसम होते हैं। तभी मेरा दोस्त मेरे कंधे पे हाथ रखकर छेड़ने लगा कि मेरी तो जैसे निकल पड़ी है, और उसने हेन लेले का परिचय देते हुए कहा कि ये आर्ट्स डिपार्टमेंट की हेन लेले हैं और मैं कंप्यूटर साइंस का जीनियस श्यांग रान हूँ। हेन लेले ने मुझे देखकर प्यार से स्माइल किया और बोली कि सीनियर तुम बहुत अच्छे हो। इसी बीच हॉस्टल के कमरे में मेरी एक दोस्त फेस मास्क लगाकर लेटी हुई थी, और जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसने क्लब की एक तस्वीर देखी जिसमें मैं और हन लेले बेहद करीब और रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के पास खड़े थे। वो तस्वीर देखते ही बुरी तरह चौंक गई और हड़बड़ा कर उठी
और सीधे हमारी खास दोस्त शुयाओ के पास भागी, जो उस समय अपनी टेबल पर बैठकर बहुत ही फोकस के साथ ड्राइंग बना रही थी। उसने अपना फोन शुयाओ के सामने कर दिया और घबराते हुए बोली कि जल्दी देखो, तुम्हारा श्यांग रान तो इस समय क्लब में हान लेले के साथ पार्टी कर रहा है और उसके साथ ड्रिंक पी रहा है। यह सुनकर शुयाओ के हाथ से पेन रुक गया और उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से भर गईं। तभी हमारी एक और स्टाइलिश दोस्त कमरे में आई और उसने तुरंत अपना वार्डरोब खोलकर एक शानदार ब्लैक ड्रेस निकाली और शुयाओ के कंधे पर रखते हुए बोली कि जल्दी से ये कपड़े पहनो और अभी के अभी क्लब चलो, वरना वो दोनों तो पूरी लव स्टोरी बना लेंगे। उधर क्लब में हन लेले ने अपना ग्लास उठाया और मुझसे कहा कि सीनियर, मैं आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मना करते हुए कहा कि मैं शराब नहीं पीता। शुक्रिया। तो वो थोड़ी उदास हो गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों कोई बहुत अच्छे दोस्त थोड़े ही हैं जो पसंद या नापसंद की बात आए। तभी क्लब का दरवाजा खुला और सबकी नजरें उधर ही ठहर गईं। मैंने देखा कि दरवाजे पर खुद शुयाओ बेहद खूबसूरत ब्लैक ड्रेस और चोकर पहने खड़ी थी और उसने कहा कि माफी चाहती हूँ, मैं आने में थोड़ी लेट हो गई। वो सीधे चलकर मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने तुरंत जूस का ग्लास उठाया और बड़े प्यार से लेकिन अजीब नजरों से मुझे घूरते हुए बोली कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। मैंने घबराते हुए कहा कि ठीक ठाक हो। तो उसने ताना मारते हुए पूछा कि फिर तुम मुझे इतनी देर से लगातार क्यों घूर रहे थे? क्या तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लग रही है या पहले वाली ही पसंद थी? मैंने हचकिचाते हुए कहा कि दोनों ही अच्छी लग रही हैं। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरे साथ उस जूनियर हनलीले से क्या बातें कर रहे थे? मैंने सच बताते हुए कहा कि हम तो बस उस मोटे दोस्त के बचपन के किस्से पर बात कर रहे थे। उसने शक भरी नजरों से मुझे देखा और बोली कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने घबरा कर कहा कि अब काफी रात हो चुकी है, मुझे अपने हॉस्टल वापस जाना चाहिए। उसने तंज कसते हुए पूछा कि क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है? क्या उस जूनियर के साथ चैट करने में मजा नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अकेले बैठने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। उसने मुस्कुराते हुए जूस पिया और फिर मेरा बियर का बड़ा मग उठाकर उसमें स्ट्रॉ डाली और मुझसे बोली कि क्या अब तुम्हें इसमें कोई मजा आ रहा है? मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि साइंस कहती है कि स्ट्रॉ से बियर पीने पर नशा बहुत तेजी से चढ़ता है। यह सुनकर वो भी हैरान रह गई और तुरंत अपनी सीट से उठी और मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम दोनों क्लब से बाहर निकले और शहर की शांत सड़क पर एक साथ चलने लगे। रात का नजारा बहुत खूबसूरत था और शहर की रोशनी झील के पानी में चमक रही थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अभी भी चल सकता हूँ? मैंने फोन निकालकर कैब बुक की और हम दोनों कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठ गए। कार में ठंड लग रही थी तो मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा कि इसे पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। उसने झिझकते हुए जैकेट ले ली और अपने ऊपर ओढ़ ली। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी और उसने कॉल रिसीव की तो फोन पर उसके दोस्तों की आवाज आ रही थी जो पूछ रहे थे कि तुम अचानक श्यांग रान के साथ कैसे निकल पड़ी हो और क्या तुम आज रात वापस हॉस्टल नहीं आ रही हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा कि हाँ, सब ठीक है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं बस आ रही हूँ, और फोन काट दिया। उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थीं? मैंने झेंपते हुए कहा कि हाँ, मैंने सुन ली थीं। उसने आंखें झुकाकर कहा कि क्या अब तुम मुझसे इस बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते हो? हम दोनों रात के समय एक टैक्सी में पीछे बैठे हुए थे और वो थोड़ी नशे में लग रही थी। तभी उसने अपनी आंखें बड़ी करके मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना है? मैंने भी हैरानी से पूछा कि क्या पूछना है, अभी तो हॉस्टल बंद होने का समय भी नहीं हुआ है। उसने अपना फोन मेरी तरफ किया और बोली, देखो आज हॉस्टल समय से पहले ही बंद हो गया है। मैंने चौंक कर कहा, समय से पहले बंद हो गया? वो बोली, हाँ, और ऊपर से मैंने शराब भी पी रखी है। अगर मैं वापस गई तो हॉस्टल की वार्डन आंटी मुझे पक्का पकड़ लेंगी और तो और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने चिंता से पूछा, क्या तुम खुद चल सकती हो? उसने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया कृपया हमारी मंजिल बदल दीजिए, और उसने मैप में पास के एक होटल की लोकेशन डाल दी। मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा, पर उसके बाद क्या? वो मेरी तरफ देखकर बोली, उसके बाद क्या मैं हॉस्टल वापस जाऊंगी? क्या तुम एक नशे में धुत लड़की को अकेले होटल में छोड़कर चले जाओगे? सोचो, अगर मैं अंदर जाकर गिर गई तो क्या होगा? या फिर आधी रात को मेरी तबीयत खराब हो गई और किसी को पता ही नहीं चला तो? इसलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लूं? शराब तो तुमने पी थी, मैंने तुम्हें कब पीने के लिए कहा? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैंने तुम्हारे स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके तुम्हारी बियर पी थी और तुमने मुझे रोका भी नहीं था। इसके बाद हम उस शानदार होटल के कमरे में पहुंचे जिसकी खिड़की से नियॉन ड्रीम सिटी का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा था। मैंने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो। वो तकिए को गले लगाते हुए बोली, बाथरूम में नहाने के कपड़े रखे हैं, तुम पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो, और हाँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? फिर वो खुद कपड़े बदलने के लिए उस बाथरूम में चली गई जिसके दरवाजे का शीशा धुंधला था। मैं बाहर सोफे पर बैठकर अपने फोन में आंखें गड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। थोड़ी देर बाद वो सफेद बाथरोब पहनकर बाहर आई तो मेरी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने मुझे घूरते हुए देखा और बोली, तुम मुझे ऐसे लगातार मत देखो। वो मेरे करीब आई और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, श्यांग रान, क्या तुम्हारे दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो रही हैं?
मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वो मेरे सीने पर हाथ रखते हुए बोली, झूठे कहीं के। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने पूछा, क्या तुम शराब पीने के बाद हमेशा इतनी ही निडर हो जाती हो? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मेरे कंधे पर सिर रखकर फुसफुसाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने आराम से कहा, तो फिर सो जाओ। उसने मुझसे पूछा, और तुम कहाँ सोओगे? मैंने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। जैसे ही मैं मुड़ा, उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और बोली, नहीं, सोफा बहुत छोटा है, अगर तुम वहां सोओगे तो कल सुबह उठने पर तुम्हारी कमर में पक्का दर्द होगा। इसके बाद वो बेड पे गई और बीच में तकिए रखकर एक लाइन बनाते हुए बोली, हम दोनों एक एक तरफ सोएंगे। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या तुम पक्का यही चाहती हो? उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, 100% पक्का। वैसे भी तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हम दोनों बेड पे लेट गए और बीच में तकियों की वो दीवार थी। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेटा था कि तभी उसने मुझे पीछे से आवाज दी, श्यांगरान। मैंने भी धीरे से कहा, हाँ क्या हुआ? उसने पूछा, क्या तुम सो गए? मैंने कहा, नहीं। वो बोली, तो फिर मेरी तरफ घूमो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही मैं पलटा, उसने अचानक से मुझे कसकर गले लगा लिया और बोली, कल तुम इस बात से मुकर नहीं सकते, मैं अभी नशे में हूँ, इसलिए मैं तो कुछ नहीं मानूंगी। मैंने उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब इस बारे में बात करेंगे। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की किरणें कमरे में आईं तो मेरी आंख खुली। मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर कुछ भारी सा है। मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो पूरी तरह से मेरे ऊपर लेटी हुई थी और उसने अपना एक पैर भी मेरे ऊपर रखा हुआ था। मैंने हिलने की कोशिश की तो वो नींद में ही बड़बड़ाई, हिलना मत, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। मुझे अपने इतने करीब देखकर वो जोर से चिल्लाई और तुरंत मुझसे दूर हटकर खुद को कंबल में छुपा लिया। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और हकलाते हुए बोली, कल रात आखिर हुआ क्या था? मैंने उसे शांत करते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? वो रोने जैसी शक्ल बनाकर अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोचने लगी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुमने खुद बाथरूम में जाकर वो बाथरोब पहना था और मैं पूरी रात बाहर था। हम बस बेड पर लेटे थे और सो गए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली, पर मैंने आगे कहा, लेकिन तुमने पूरी रात मुझे कसकर गले लगाए रखा था। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कल रात तुमने ना सिर्फ मेरी कमर को पकड़ रखा था, बल्कि अपना एक पैर भी मेरे ऊपर डाल रखा था। और जब मैंने आधी रात को हिलने की कोशिश की तो तुमने मुझे और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया था और नींद में बड़बड़ाते हुए कहा था कि मैं बिल्कुल ना हिलूं। वो शर्म से लाल हो गई और चिल्लाकर बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा बहुत सीधे तरीके से सोती हूँ। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से भूल जाओ और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। इतना कहकर वो भागकर बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आई तो अचानक उसके फोन पर उसकी एक दोस्त का वीडियो कॉल आ गया। उसने कॉल उठाया तो सामने से उसकी दोस्त ने आंख मारते हुए पूछा, मेरी जान कैसी रही तुम्हारी कल रात? वो बुरी तरह से घबरा गई और हकलाते हुए बोली, कैसी रात, तुम क्या कह रही हो? उसकी दोस्त ने कहा, मेरा मतलब है कल रात की बात है। मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मेरा फोन उठाया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, वो कल मैंने शराब पी ली थी, इसलिए मैं वापस आते ही सीधे सो गई थी। उसकी दोस्त ने शक भरी नजरों से स्क्रीन को घूरते हुए कहा, वापस आ गई थी? लेकिन तुम्हारा ये कमरा तो बिल्कुल भी हमारे हॉस्टल जैसा नहीं लग रहा है। उसने कैमरा हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो हमारा हॉस्टल ही है। उसकी दोस्त ने तुरंत पकड़ा और बोली, अच्छा, तो हमारे हॉस्टल में ये इतना बड़ा डबल बेड कब से आ गया? उसने घबराहट में फोन को अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा, अरे वो तो बस कैमरे के एंगल की वजह से ऐसा लग रहा है। उसकी दोस्त ने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, शू, या कहीं तुमने सच में? तो उसने बात काटते हुए जोर से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं, तुम इतनी ज्यादा क्यों उछल रही हो? उसकी दोस्त ने हंसते हुए कहा, मैं कहाँ उछल रही हूँ? उसने स्क्रीन पर देखते हुए अपनी बात को संभालने की कोशिश की और बोली, हम बस वो कल रात हॉस्टल जल्दी बंद हो गया था ना, इसलिए हमने आराम करने के लिए बस यूं ही एक जगह ढूंढ ली थी। उसकी दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो हॉस्टल बंद हो गया था। तभी मैं बाथरूम से बाहर आ गया और कैमरे के फ्रेम में उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। मुझे देखते ही उसकी दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो जोर से चिल्लाई, अरे श्यांगरान भी तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मैं आगे आया और कैमरे में हाथ हिलाते हुए बड़े ही आराम से बोला, गुड मॉर्निंग। उसकी दोस्त ने भी सदमे में हाथ हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग श्यांगरान, क्या कल रात तुम अच्छे से सो पाए? मैंने भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ ठीक ही था, बस थोड़ी जगह की कमी महसूस हो रही थी। ये सुनते ही उसकी दोस्त का मुंह खुला का खुला रह गया और आग बबूला होकर उसने मुझे पीछे धकेला और कैमरे में चिल्लाकर बोली, अरे नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हम बस एक ही बेड पर सोए थे और कुछ नहीं। हमारे बीच में तकिए रखे हुए थे। किसी ने भी अपनी हद पार नहीं की। होटल के कमरे में सुबह की धूप आ रही थी और शू याओ अपने फोन पर वीडियो कॉल पकड़े घबराई हुई सी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तभी फोन की स्क्रीन पर एक मैडम मुस्कुराते हुए बोली कि क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? तुम लोग कंटिन्यू करो, अपना काम जारी रखो।
शू याओ घबरा गई और बोली कि कल रात मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। वैसे मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। खैर, कल रात जो भी हुआ वो बात यहीं खत्म होती है। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और वो शर्माते हुए कमरे से भाग गई। कुछ देर बाद मैं बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा था। तभी मेरे फोन पर शू याओ का मैसेज आया कि वो आर्ट स्टूडियो जा रही है। मैंने भी ठीक है लिखकर भेज दिया। मेरे सामने ही कोर्ट में झैंग फुक्सिन नाम का एक लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था, जो शू याओ के पीछे पड़ा रहता था। लड़कियां उसके लिए चीयर कर रही थीं। दूसरी तरफ आर्ट स्टूडियो में टीचर शू याओ की पेंटिंग देखकर कह रही थीं कि तुम्हारी इस तस्वीर में कोई भावना नजर नहीं आ रही है, ये बहुत रूखी लग रही है। मैंने पहले तुम्हारी बनाई हुई एक लड़के की तस्वीर देखी थी, तुम उसी पुरानी फीलिंग को वापस लाने की कोशिश करो। शू याओ उदास होकर बोली, जी टीचर। फिर उसने मुझे रोने वाले इमोजी के साथ मैसेज किया और बताया कि टीचर ने उसे डांटा है क्योंकि उसकी पेंटिंग में कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। उसने पूछा कि क्या मैं अभी भी कोर्ट में हूँ, और फिर उसने मुझे वहां बुला लिया। मैंने भी तुरंत कह दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ। जब मैं बाहर गैलरी में पहुंचा तो वो वहां मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि तुम मुझे अंदर लेने क्यों आ गए। मैंने कहा कि अंदर बहुत भीड़ थी, मुझे लगा तुम कहीं खो ना जाओ। भीड़ में लोग बातें कर रहे थे कि क्या स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की झैंग फुक्सिन को चीयर करने आई है। शू याओ ने मेरे करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा कि मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। हम दोनों जाकर स्टैंड्स में बैठ गए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम यहाँ इंस्पिरेशन ढूंढने नहीं आई थी। उसने मायूस होकर कहा कि मुझे बास्केटबॉल कुछ समझ नहीं आता। तब मैंने उसे ध्यान से समझाना शुरू किया कि देखो, अभी 26 नंबर के पास बॉल है और वो आगे बढ़ रहा है, उसे अब अंदर जाके बॉल डालनी चाहिए। मेरी बातें सुनकर वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई हीरो हूँ। उधर झैंग फुक्सिन ने एक शानदार गोल किया और अपनी टीम के साथ जश्न मनाने लगा। फिर वो मुस्कुराता हुआ सीधा हमारे पास आ गया और बोला कि शू याओ, आज मुझे चीयर करने आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो आज शाम को मैं तुम्हें हॉटपॉट खिलाता हूँ। ख्याली पुलाव वाले रास्ते पर एक नई दुकान खुली है। शू याओ ने कहा, जीतने के लिए बधाई, लेकिन मेरे पास शाम को पहले से काम है। वो लड़का बाज नहीं आया और बोला, तो अपने इस दोस्त को भी साथ ले आना, चलो हम जापानी खाना खा लेंगे। मुझे पता है वहाँ का सारा सामान सीधा हवाई जहाज से उड़कर आता है, हम सब मिलकर खाएंगे। मैंने बीच में टोकते हुए कहा कि उसने मना कर दिया है ना। ये सुनकर वो मुझे घूरने लगा और बास्केटबॉल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मुझसे 1-on-1 मुकाबला करोगे। शू याओ तुरंत गुस्सा हो गई और बोली, झैंग फुक्सिन, तुम क्या करना चाहते हो, हमें और भी काम है, हम तुम्हारे इस बचकाने खेल में हिस्सा नहीं लेने वाले। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले जाने लगी, पर मैंने उसे रोक लिया और बॉल लेते हुए कहा, ठीक है। झैंग फुक्सिन हंसते हुए बोला, वाह छोटे, तुम में तो बहुत हिम्मत है। हम दोनों कोर्ट के बीच में आ गए। मैंने एक बार बॉल को नेट की तरफ उछाला, पर वो बाहर गिर गई। वो मुझ पर हंसने लगा। तब मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि खुद की बेइज्जती मत करवाओ। अब खेल असली शुरू हुआ। मैं पूरी फुर्ती से उसके सामने से बॉल लेकर निकला। उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने हवा में छलांग लगाकर सीधा बास्केट में एक शानदार और परफेक्ट शॉट डाल दिया। शू याओ की आंखें मुझे देखकर चमक उठी, सीटी बजी और मैं जीत गया। झैंग फुक्सिन गुस्से में लाल हो गया और बोला, तुमने मेरे साथ चालाकी की है ना, ये वाला राउंड नहीं गिना जाएगा, चलो दोबारा खेलते हैं। शू याओ भागकर मेरे पास आई और उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोली कि झैंग फुक्सिन, क्या तुम्हारा नाटक अभी खत्म नहीं हुआ, हम जा रहे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम कोर्ट से बाहर निकल गए। गैलरी में चलते हुए उसने मुझसे पूछा कि तुमने उसकी चुनौती क्यों मानी। मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये सुनकर शू याओ बहुत खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा कि अब हमें कहाँ जाना है, तो उसने कहा खाना खाने। मैंने हैरानी से कहा, तुमने तो अभी कहा था कि शाम को तुम्हारा कोई प्लान है। उसने मेरी तरफ देखकर प्यार से कहा कि मेरा वो प्लान तुम्हारे साथ ही तो था। फिर हम ख्याली पुलाव स्ट्रीट के एक रेस्तरां में अपने 2 और दोस्तों के साथ मजे से बैठकर खाना खाने लगे। दोस्त ने शू याओ को मेन्यू देते हुए कहा कि तुम ऑर्डर करो। उसने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जो सब खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी। मैंने उसे मेन्यू पकड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम देखो तुम्हें क्या खाना पसंद है। तभी सामने बैठे दोस्त ने मुझसे पूछा कि जियांग रन, तुम इतना अच्छा बास्केटबॉल कैसे खेल लेते हो। मैंने साधारण तरीके से कहा, कुछ खास नहीं, बस हाई स्कूल में ऐसे ही टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत खेल लेता था। तभी शू याओ गर्व से बोली कि जियांग रन हाई स्कूल में हमारी स्कूल टीम का कैप्टन था और उस समय जब भी हम दूसरे स्कूलों से मैच खेलते थे तो हमेशा हम ही जीतते थे। ये सुनकर वो दोस्त हैरान होकर बोला, अच्छा तो तुम दोनों हाई स्कूल के दोस्त हो क्या, तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। शू याओ हंसते हुए बोली कि रन तो हाई स्कूल में बहुत मशहूर था, मैं भला उसे कैसे जान सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि तुम फालतू की बातें मत बनाओ। तो वो शरारत भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं मेरे पतिदेव। और मैं बस हल्का सा मुस्कुराकर चुपचाप रह गया। हम लोग रात के समय एक रेस्टोरेंट में बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी शू याओ ने मेरे पास आकर मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा कि पतिदेव, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। मैंने उसे कहा कि मजाक मत करो। तभी मेरे दोस्त ने मुझे देखकर कहा कि भाई तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। मैंने बात घुमाते हुए कह दिया कि ये मछली थोड़ी ज्यादा ही तीखी है। इसके बाद हम सब वहां से निकल गए और अपने हॉस्टल रूम में आ गए।
मेरा दोस्त कमरे में आते ही खुशी से चिल्लाने लगा और दूसरे दोस्त से बोला कि तुम्हें पता नहीं आज भाई ने कितना तगड़ा खेल दिखाया है, बस एक ही ब्लॉक में उस अमीरजादे की हवा निकाल दी। अब वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की इसके बारे में ही सोचती रहेगी, उसे दिन भर हवाबाजी करने दो। तभी उसने मुझसे पूछा कि वैसे तुमने आज उसके साथ अकेले भिड़ने का फैसला क्यों किया। मैंने बस इतना कहा कि मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं वहां से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ लड़कियों के हॉस्टल में शुयाओ मेरी ही तस्वीर बना रही थी। तभी उसकी एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, ये काम तो शुक्रवार को देना है। दूसरी दोस्त बोली कि जब से ये इसके साथ है तब से ये भी ऐसी ही हो गई है। क्या सच में प्यार इंसान को इतना बदल देता है? शुयाओ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी दोस्त ने उसकी पेंटिंग देखकर कहा कि तुम हमेशा ऐसे काम करती हो जैसे तुम्हारी जान पर बनाई हो। देखते हैं इस बार तुमने क्या बनाया है। मेरी तस्वीर देखकर वो जोर से चिल्लाई और बोली कि मुझे तो पहले ही पता था हमारे कॉलेज की ये हसीना पूरी तरह से प्यार में पागल हो चुकी है। शुयाओ ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें कैसे पता चला? उसकी दोस्त ने कहा कि टीचर ने थोड़ा सा भावनाएं डालने को कहा था, तुमने तो अपना पूरा दिल ही निकाल कर रख दिया है, इसे देखकर तो कोई भी बता देगा। शुयाओ ने सोचा कि क्या उसे पेंटिंग में कुछ बदलाव करने चाहिए, लेकिन फिर उसने मन में कहा कि छोड़ो, मुझे कोई बदलाव नहीं करना है, मैं तो बस अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ। उसे याद आया कि आज जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो छलांग लगाते वक्त मेरे एब्स दिख रहे थे और ये सोचकर वो शर्मा गई। रात के समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब शुयाओ का मैसेज आया कि उसे आज एक बहुत ही शानदार आइडिया मिल गया है। मैंने भी रिप्लाई किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी उसका फोन आ गया और उसने मुझसे कहा कि उसे एक मदद चाहिए। वो आज के मैच को अपनी पेंटिंग का बैकग्राउंड बनाना चाहती है, लेकिन उसे बास्केटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए क्या मैं उसे कुछ मूव सिखा सकता हूँ? उसने बहुत विनती की तो मैंने कह दिया कि ठीक है, जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। उसने खुशी से कहा कि अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मैंने फोन रख दिया और वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर हम साथ खेलेंगे तो थोड़ा बहुत छूना तो हो ही सकता है। शायद वो मुझे बास्केटबॉल सिखाते वक्त गले भी लगा लें। बाकी लोग भी तो अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही करते हैं। अगले दिन मैं और मेरा दोस्त कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे। उसने मुझे बताया कि सारा डेटा तैयार है और मुझे आर्ट्स वाली हेनलेले से जाकर बात करनी चाहिए। उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, क्योंकि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तभी तो पता चलता है कि बात आगे बढ़ेगी या नहीं। मैंने उसकी बात से सहमति जताई तो वो खुश होकर बोला कि तो फिर जाओ और बात करो। मैंने सीधा मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी हेनलेले हमारे कमरे में आ गई और उसने मेरे दोस्त से प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे मेरे पास लेकर आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम ही इसे समझा दो, क्योंकि ये आर्ट्स डिपार्टमेंट से है, इसे हमारी तकनीकी बातें कैसे समझ आएंगी। उसने कहा कि मैंने क्लास में कुछ नहीं सुना था, मजबूरन मुझे ही उसे समझाना पड़ा। मैंने प्रोजेक्टर पर 3 अलग अलग डिजाइन दिखाए। पहला डिजाइन सादा था जो जल्दी लोड होता, दूसरा डिजाइन ऐसा था जिसे हर तरफ से देखा जा सकता था, और तीसरा डिजाइन अपने आप घूमने वाला था। मैंने हेनलेले से पूछा कि उसे कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा लगा। वो बेचारी कुछ समझ नहीं पाई और मुझसे कहा कि क्या मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकता हूँ। मैंने रूखेपन से कह दिया कि मैंने अभी जो बताया वही सबसे आसान था, तुम चाहो तो अपनी टीचर से पूछ सकती हो। उसने तुरंत अपनी टीचर को मैसेज कर दिया और टीचर ने सीधे शुयाओ को फोन लगा दिया। शुयाओ उस वक्त भी पेंटिंग कर रही थी। टीचर ने उसे हमारे पास आकर डिजाइन पक्का करने को कहा। वो खुशी से उछल पड़ी और दौड़ते हुए हमारे कमरे में आ गई। अंदर आते ही हेनलेले ने कहा कि तुम आ गई, अब तुम ही इसे देख लो। शुयाओ ने स्क्रीन पर देखते ही तुरंत कह दिया कि हमें तीसरा वाला डिजाइन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे बिना कुछ किए ही पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से दिख जाएगा। मैंने भी तुरंत उसकी बात मान ली। हेनलेले ने मुंह बनाते हुए कहा कि अब मुझे समझ आया, हमारी टीम में सारे फैसले यही लेती है। शुयाओ ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, हम तो बस तुम्हारी बात मान रहे हैं। हेनलेले ने मुझसे रात को साथ में खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन शुयाओ ने बीच में ही कह दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे इसके साथ प्रोजेक्ट पर कुछ और बात करनी है। मैंने भी हाँ कर दी और वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने शुयाओ से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। उसने थका हुआ सा चेहरा बनाते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और बोली कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, टीचर का काम खत्म करते ही सीधा यहाँ भाग कर आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम पर काम का कितना दबाव है। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम इतने नीरस क्यों हो। मैंने प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाए और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हम बस एक होने ही वाले हैं।